नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। रूस पहुंचे पीएम मोदी के लिए पुतिन ने वो कर दिया जो आज तक नहीं किया। वो क्या काम है, ऐसा क्या हुआ, आज आपको दिखाऊंगा। चीन, यूरोप, अमेरिका और यहां इंडिया अलायंस, मोदी पुतिन की मीटिंग से इतनी खलबली क्यों मची है, आज इसका चैप्टर भी होगा। और जबरा स्वागत के बीच मोदी ने पुतिन से वो कह दिया कि सब हैरान रह गए, वो भी बताऊंगा। इसके अलावा केजरीवाल का बिग बॉस वाला दाव, जैसे बिग बॉस जो गेम शो है भाई, उसमें जो होता है, क्या केजरीवाल ने वही राहुल गांधी के साथ करके गेम कर दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वो तकरार, दिल्ली में बनेगी अब बीजेपी की सरकार क्या, आज इसका चैप्टर भी होगा। और साथ ही बीजेपी की सीटें घटाने वाले वो विलेन जिनकी पिक्चर क्लियर हो गई है, वो उनके नाम भी दिखाऊंगा। राहुल अखिलेश भी हैरान, सीएम योगी ने यूपी में गजब एक्शन कर दिया। अब आजम खान का कौन सा महल योगी के बुलडोजर ने गिरा डाला है, आज इसके बारे में भी बात होगी। और बाढ़ बारिश का कहर, वो तस्वीरें जिन्हें देखे बिना घर से मत निकलिएगा, वो भी तस्वीरें आपके लिए लाया हूं। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे। रायबरेली में राहुल गांधी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल ने रायबरेली में कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से भी मुलाकात की। राहुल से मुलाकात के बाद शहीद की मां ने कहा कि अग्निवीर योजना को बंद होना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अस्पताल की डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि डोनर से 4 से 5 लाख रुपए में किडनी खरीदी जाती थी और किडनी लेने वालों से ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। पुलिस के मुताबिक यह किडनी रैकेट बांग्लादेश से ऑपरेट किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि वहां पीएम आवास योजना की पहली किश्त मिलते ही 11 महिलाएं घर छोड़कर लापता हो गई, जिनमें से एक के बारे में पता चला है कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब इन महिलाओं के पति पुलिस के पास पहुंचे और दूसरी किश्त पर रोक लगने की मांग की। वहीं इस हैरान करने वाले मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को नई जिम्मेदारी मिल गई है। गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बना दिया गया है और वो राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने गौतम गंभीर को नया हेड कोच बनाए जाने का ऐलान कर दिया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। रूस पहुंचे पीएम मोदी के लिए पुतिन ने वो कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। चीन, यूरोप, यूएस और इंडी, मोदी पुतिन की मीटिंग से खलबली क्यों मची है। जबरा स्वागत के बीच मोदी ने पुतिन से वो कह दिया कि सब हैरान रह गए। सबसे पहले इसका चैप्टर। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए हैं, तब से दुनिया के वो देश जल भुन रहे हैं जिन्होंने पूरी ताकत इस बात पर लगा दी थी कि भाई भारत और रूस की दोस्ती न हो पाए या एक तरह से टूट जाए। लेकिन ये दोस्ती टूटने वाली तो है नहीं। आज रूस से जो तस्वीरें आई हैं, उसे देखकर उन देशों के कर्ता धर्ताओं की नींद उड़ जाएगी जिन देशों को भारत और रूस की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। यहां भारत में उस विपक्ष की नींदें उड़ जाएंगी। इंडिया अलायंस, राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम की भी नींद उड़ जाएगी, जो ये साबित करने में लगे हैं कि भाई राहुल गांधी के अलावा इस देश में कोई नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी की तो सीटें घट गई, जीत तो राहुल गांधी गए हैं। वो ये तस्वीरें देखकर आज सो नहीं पाएंगे। कईयों के होश उड़ा देने वाली तस्वीरें। जो लोग नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से आजकल बहुत परेशान हैं और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और देश की इंटरनल पॉलिटिक्स का अंतर समझकर भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि राहुल गांधी मणिपुर हाथरस गए तो मोदी रूस क्यों गए, उनको सोचिए आज सीने पर सांप लौट जाएगा। लेकिन देश के इंटरनल मुद्दे अलग होते हैं, ग्लोबल डिप्लोमेसी अलग होती है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में पूरी दुनिया किसी देश का दमखम देखती है और यह दमखम आज नरेंद्र मोदी ने रूस से पूरी दुनिया को दिखा दिया, भारत का दमखम। नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जुगलबंदी की तस्वीरों से देश में कई लोगों के सीने पर, मैं कह रहा हूं ना, सांप लौट गया होगा आज। क्योंकि कल मोदी विरोधियों ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि मोदी और पुतिन के बीच तो दूरी बढ़ गई है और इस गैप को अब चीन भर रहा है।
लेकिन जिस गर्मजोशी से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, उन्हें सम्मान दिया, अपना परम दोस्त बताया, उन्हें सरकारी आवास में प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया, वो अपने आप में अद्भुत था। क्योंकि पुतिन दुनिया के किसी भी नेता का ऐसा सम्मान नहीं करते जैसा सम्मान उन्होंने रूस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। एक बार आप इन दोनों नेताओं की मुलाकात की छोटी सी झलक देखिए, फिर आपको एक एक डिटेल बताऊंगा कि रूस में क्या क्या हुआ है और कैसे और कहां कहां आग लगी हुई है। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की भी सराहना करूंगा। बीते 10 सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। भारत का दमखम क्या है, यह आज की सबसे बड़ी तस्वीर से आपको समझना चाहिए। जो सम्मान भारत के किसी भी नेता को अब तक नहीं मिला, वो सम्मान नरेंद्र मोदी को रूस में मिला है, भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सबसे बड़े सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस अवार्ड का नाम ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल है। यह अवार्ड खुद रूस के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। पीएम मोदी को यह अवार्ड दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिला है। एक बार तस्वीर देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जब पुतिन इस तरह का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को खुद दे रहे हैं, तो यह बात याद रखनी चाहिए कि पुतिन वो नेता हैं जो दुनिया को अपने ठेंगे पे रखते हैं। अरे अमेरिका यूरोप बोलते बोलते थक गए, पुतिन सुनने वाले हैं किसी की, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए देखिए। और यहां आपको नरेंद्र मोदी नहीं दिखने चाहिए, आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखने चाहिए, क्योंकि यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री का हो रहा है। पुतिन वो नेता हैं जो अकेले दुनिया के ताकतवर देशों की नाक में दम करके रखे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप मिलकर भी पुतिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। रूस पिछले 2.5 साल से युद्ध लड़ रहा है, हजारों प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन पुतिन ना डरे ना झुके, उल्टे दुनिया को यह दिखा दिया कि वो क्या चीज है। अगर ऐसा ताकतवर नेता खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना सम्मान दे रहा है, तो फिर आप इस सम्मान की अहमियत को समझिए। आज की डेट में भारत की दुनिया के पटल पर अहमियत को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो अपने प्रिय मित्र को बधाई देते हैं। रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। फिर आपको पुतिन और पीएम मोदी की दोस्ती की वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको हैरान कर देंगी। मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। पुतिन की केमिस्ट्री पीएम मोदी के साथ अलग ही दिख रही है, लेवल ही अलग है। कल जब पीएम मोदी पुतिन के घर पहुंचे तो उन्हें लेने के लिए पुतिन खुद बाहर आए, उनसे हाथ मिलाया, गले लगाया और उन्हें घर के अंदर लेकर गए। फिर दोनों नेताओं ने बातचीत की, यानी ऐसी केमिस्ट्री थी कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। एक एक तस्वीर गजब की थी। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपना सरकारी आवास घुमाया। अच्छा, मैंने जब अमेरिका का दौरा किया था तो वहां से आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी अपना घर घुमाए नरेंद्र मोदी को। बोले ये तो नरेंद्र मोदी का दूसरा घर है, व्हाइट हाउस। ये नरेंद्र मोदी और भारत का रौला और जलवा है। वो अमेरिका जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, वो अमेरिका, उसके व्हाइट हाउस में मोदी मोदी की गूंज थी। और अब यही पुतिन के अपने सरकारी आवास में हो रहा है। पीएम मोदी और पुतिन एक गोल्फ कार्ट की सवारी करते दिखे, जिसमें ड्राइविंग सीट पर पुतिन बैठे हुए थे और बगल की सीट पर पीएम मोदी बैठे हुए थे। इन दोनों की यह सवारी कई लोगों के अरमानों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही।
दोनों नेताओं के बीच ऐसा गजब का कनेक्शन दिखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अपने साथ लिया और दोनों नेता अकेले सैर पर निकल गए। ऐसे लगा जैसे दो राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि दो दोस्त टहल रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन का सरकारी आवास बेहद सीक्रेट और काफी बड़ा बना हुआ है। सरकारी आवास में अस्तबल भी है जहां रूस के राष्ट्रपति ने अपने घोड़ों को रखा हुआ है। वैसे कई देशों ने और अपने यहां के कुछ विपक्षी लोगों ने भी घोड़े खोल दिए कि कैसे नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे कर दें, भारत का ग्राफ नीचे कर दें, लेकिन वो हो नहीं पाया। हां, कुछ घोड़े जरूर देखे नरेंद्र मोदी ने। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने घर का कोना कोना घुमाया, उन्हें अस्तबल में लेकर गए। मतलब जैसे नहीं होता है कि एक दोस्त आया हुआ है, वैसे घुमा रहे हैं कि देखो ना, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, अच्छा आओ बैठो बात करें। आप ये भी ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी जब मिले तो उनके साथ कोई अधिकारियों की लंबी फौज नहीं थी, ना कोई तामझाम दिखा। दोनों ऐसे मिले जैसे दो दोस्त मिलते हैं। उनके साथ बस उनके ट्रांसलेटर दिखे दोनों के बीच, और कोई डिप्लोमेटिक अधिकारी या कोई विदेश मंत्री भी नहीं दिखा। पीएम मोदी और पुतिन ने 1-to-1 बातचीत की। कूटनीति की भाषा में ऐसी मुलाकात को अनौपचारिक मीटिंग भी कहते हैं, जिसमें दो नेता आपसी सहयोग और विश्वास के आधार पर बिना सरकारी प्रोटोकॉल के मिलते हैं और 1-to-1 बात करते हैं। ऐसी मुलाकात सिर्फ उन्हीं नेताओं के बीच होती है जिनके आपसी संबंध और देशों के संबंध मजबूत होते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ इस तरह की मीटिंग करके सबको यह मैसेज दे दिया कि भारत के साथ रूस का कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। रूस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री भी अच्छी दिखी, इसलिए इस तरह की बातचीत में दोनों ही नेता ज्यादा कंफर्टेबल नजर आए। पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें देखकर कई लोगों को यह लगा कि ये दोनों नेता जानबूझकर दुनिया को जला भुना रहे हैं कि दुनिया जो कह ले, हम तो ऐसे ही दोस्ती करते थे, रहेंगे। जबकि मोदी विरोधी यह माहौल बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच कोई केमिस्ट्री दिख ही नहीं रही। कांग्रेस ने कल यह तक दावा कर दिया था कि 10 साल में मनमोहन सिंह रूस के नेताओं से 16 बार मिल चुके हैं, जबकि पीएम मोदी 10 साल में पुतिन से 11 बार मिले। क्या कुछ माहौल ठंडा हुआ है? इस पर आज पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस को जवाब दिया और बताया कि पिछले 10 सालों में वो रूस के राष्ट्रपति से 17 बार मिल चुके हैं। एक बार नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपने घर बुलाया तो वहां उनसे क्या कहा। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। रूस और भारत के रिश्तों या मोदी पुतिन की केमिस्ट्री को लेकर जिसे भी डाउट था, उस डाउट को पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर किसी को कोई शक शंका है तो वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी सुन लें, जिन्होंने पीएम मोदी को खास तौर पर अपने घर इनवाइट किया और उन्हें अपना परम मित्र बताया। एक बार पुतिन को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के एक बयान ने कैसे अमेरिका से लेकर चीन तक में खलबली मचा दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Официальные разговоры у нас состоятся завтра. औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं किस तरह से अनौपचारिक रूप से बातचीत चल रही है। अच्छा, ये देखिए कि ये दुनिया देख रही है। भाई अमेरिका, यूरोप सब चाहते थे कि नरेंद्र मोदी रूस से ना मिले, भारत रूस से ना सटे, सब रूस को धकिया दें। नरेंद्र मोदी ने न पहले ऐसा किया और ना अब ऐसा कर रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला द्विपक्षीय दौरा उन्होंने रूस का कर दिया। नरेंद्र मोदी अमेरिका के हिसाब से चलते हैं, यूरोप के हिसाब से चलते हैं। भारत अब दूसरों के हिसाब से चलने वाला देश नहीं रह गया है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। दोनों के बीच जो केमिस्ट्री दिखी उससे दुनिया में खलबली मचनी तय थी और वही हुआ भी।
दोनों नेताओं की मुलाकात पर यूक्रेन से लेकर पश्चिमी देश अपनी बौखलाहट छिपा नहीं पाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाया है जिस दिन रूस ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर हमला कर दिया। इसी तरह मोदी पुतिन की दोस्ती पर अमेरिका भी अपनी टीस छिपा नहीं पाया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक बयानों को बारीकी से देखेगा ताकि यह पता चल सके कि यात्रा के दौरान किन विषयों पर चर्चा हो। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि जब वो रूस से बातचीत करे तो स्पष्ट करे कि यूक्रेन में संघर्ष के किसी भी समाधान में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान होना चाहिए। हालांकि भारत पर बोलते हुए अमेरिका ने काफी सावधानी बरती और इस बात पर भी जोर दिया कि भारत उनका भी रणनीतिक साझेदार है। आप देखिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मोदी और पुतिन की मुलाकात से इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने पीएम मोदी का रूस दौरे के बीच में ही इतनी बड़ी बात भारत को लेकर कह दी। लेकिन आप यह भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के सामने युद्ध में मारे जा रहे बच्चों पर दो टूक बात कह दी और यह कहा कि जब मासूम बच्चों को मरते देखते हैं तो दिल दहल जाता है, दिल छलनी हो जाता है। यह नहीं कि मेरा अच्छा दोस्त है भाई, इतना अवगत कर रहा है, छोड़ो जान दो। नहीं, नरेंद्र मोदी खरा खरा सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्द बहुत बड़ा है। सुनिए एक बार पीएम को, उन्होंने पुतिन के मुंह पे कहा है भाई। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है पुतिन के साथ। पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिक्स में कई चीजें चेंज हुई, अलग अलग देशों में टकराव बढ़ा है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों की विदेश नीति भी बदली है। जैसे यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन की नजदीकियों की खूब चर्चा हो रही। पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती को भारत के लिए खतरा बताया जा रहा है। भारत की अमेरिका की नजदीकी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं इससे भारत का पुराना दोस्त रूस उससे दूर ना हो जाए। लेकिन आज पीएम मोदी ने सारी चिंताओं पर एक साथ पानी फेर दिया। पीएम मोदी ने रूस की धरती से दो बातें फिर से क्लियर कर दी। पहली यह कि भारत की विदेश नीति ऐसी नहीं है कि वो नए दोस्त बनाने के चक्कर में अपने पुराने दोस्तों को भूल जाए या उससे दूर हो जाए। दूसरा यह कि भले ही आज आधी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हो, लेकिन इस तरह के तूफान भारत और रूस की दोस्ती को कमजोर नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने आज पश्चिमी देशों के साथ पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि रूस भारत का ऑल वेदर पार्टनर है। यह भारत ऐसे दोस्ती करता है, यह नहीं कि आज रूस कमजोर है तो छोड़ो अमेरिका को पकड़ लिया, कल अमेरिका कमजोर हुआ तो दूसरे को पकड़ लिया। हम पाकिस्तान नहीं है बॉस, हम भारत हैं। रूस दोस्त है तो दोस्त है। अगर कुछ गलत कर रहा है तो मुंह पे सुनाएंगे कि ऐसा नहीं करो, युद्ध नहीं होना चाहिए, बच्चे नहीं मरने चाहिए, बोल के आएंगे मुंह पे, लेकिन तुमको छोड़ेंगे भी नहीं कि तुमको छोड़ दिया अकेला। और यह है भारत की पहचान, यह है नरेंद्र मोदी के भारत की पहचान। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर पुतिन से ऐसा क्या कहा कि सब हैरान रह गए। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी। फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी कितनी स्मार्ट डिप्लोमेसी करते हैं कि एक तरफ रूस और पुतिन की भर भर के तारीफ भी की, लेकिन इसी के साथ एक मैसेज भी दे दिया।
और यह मैसेज यह है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने कहा कि पूरी दुनिया का ध्यान उनकी यात्रा पर है और दुनिया इसके अलग अलग मतलब निकाल रही है। यूक्रेन के मामले में भारत और रूस ने खुले तरीके से विचार किया है। दुनिया को शांति की जो अपेक्षा है उसे पुतिन के सामने रखा गया है। मित्र होने के नाते भारत ने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है और वो ये भी जानते हैं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती और हमें वार्ता के रास्ते ही समाधान को अपनाना होगा। मतलब दोस्ती है, सब है, तुम्हारी तारीफ भी करूंगा, लेकिन तुमको मुंह पर समझाकर भी आऊंगा। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने कहा कि शांति से ही रास्ता निकलेगा और शांति की उम्मीद बनी हुई है। सुनिए एक बार। एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासीबा। एक मैसेज पुतिन को दिया तो एक मैसेज पीएम मोदी ने दुनिया के उन देशों को भी दिया जो आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान जैसे देशों का बचाव करते हैं या फिर पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों के साथ खड़े दिखते हैं। खास तौर पर चीन जैसे देश जो पाकिस्तान के आतंकियों को बचाते हैं। चीन रूस का भी दोस्त है, लेकिन पीएम मोदी पुतिन के सामने यह बात कहने से नहीं हिचके कि आतंकवाद कैसा भी हो उस पर दुनिया सेलेक्टिव नहीं हो सकती। सुनिए। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। युद्ध हो या आतंकवाद, नरेंद्र मोदी ने राजनीति करने वाले देशों को करारा जवाब दिया। इसी तरह उन्होंने देश में विदेश नीति पर पॉलिटिक्स करने वालों को भी लपेटा, क्योंकि आज भी कांग्रेस ने पीएम मोदी के रूस दौरे का मजाक ही उड़ाया। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने आज पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की तस्वीरों का यह कहकर मजाक उड़ाया कि रूस से मोहब्बत, मणिपुर से नफरत। कोई लॉजिक है, कोई सेंस है? इसी तरह कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ज़ेलेंस्की के बयान को ट्वीट करते हुए कहा कि एक समय में दावा करते थे कि पप्पा ने वॉर रुकवा दी और अब ये देखो। कांग्रेस की स्टंटबाजी का भी पीएम मोदी ने रूस से जवाब दिया। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति का इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने युद्ध के बीच फंसे भारतीय स्टूडेंट की वापसी में मदद की। मतलब जो कांग्रेस और विपक्ष नैरेटिव बना रहा था कि नरेंद्र मोदी थोड़े युद्ध रुकवा सकते हैं अपने लोगों को निकालने के लिए, उनको वहीं से जवाब दिया मोदी ने। एक बार सुनिए कैसे पुतिन को थैंक यू कहकर इशारों में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने रूस में बैठे बैठे कांग्रेस के उस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी जिसमें वो पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं या महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरते हैं। आज पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के सामने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि कैसे भारत ने रूस से सस्ते दाम पर फ्यूल खरीदकर न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को महंगाई के करंट से बचाया। पीएम मोदी की यह बात भी सुनिए, फिर बताता हूं कि भारत और रूस के बीच डील क्या हुई। आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए
इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिससे भारत और रूस के बीच कई बड़ी डील के रास्ते खुल गए, जो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच होंगी। रूस की सेना में भर्ती सभी भारतीयों को रूस वापस भेजेगा। भारत और रूस उत्तरी समुद्री रूट डेवलप करने पर काम करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच सी ट्रांसपोर्ट का समय कम हो जाएगा। इस रूट से सालाना ट्रांसपोर्ट 15 करोड़ मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है, जो इस साल 8 करोड़ मीट्रिक टन था। रूस भारत में 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट बनाएगा। फार्मा, शिप बिल्डिंग और एजुकेशन के क्षेत्र में रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड भारत के साथ काम करेगा। RDIF भारत में करीब 1800 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रूस का दूसरा सबसे बड़ा बैंक दोनों देशों के बीच पेमेंट प्रोसेस आसान करने के लिए काम करेगा। यानी भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। रूस दौरे पर पीएम मोदी भारतीय समुदाय से भी मिले। इस दौरान मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे सुनाई दिए। भारतीयों के बीच पीएम मोदी ने रूस में 2 और दूतावास खोलने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को धन्यवाद दिया और भारत रूस संबंधों को बढ़ाने में उनके योगदान की भी सराहना की। इस कार्यक्रम में भारत और रूस के कलाकारों ने परफॉर्मेंस भी दी। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी खास तौर पर इन कलाकारों से भी मिले। भाई उनको भी अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, हम भाई उनका तो देश मन तो अभी भी भारत में ही है, भले वो रूस में रह रहे हो, तो उनको लगता है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री आए, हमसे मिले, हमारे साथ फोटो खिंचवाई। उस मुलाकात का एक छोटा सा हिस्सा देखिए, फिर पाठशाला का अगला चैप्टर खोलता हूं। आप तो हिंदी में बोल रहे थे, कितने लोग बोलते हैं इंग्लिश हिंदी? हाँ, तो सबने कितने साल प्रैक्टिस किया? अलग अलग 30 साल से भी है। अच्छा, भारत में कितने लोग आए हिंदुस्तान को? सब लोग हिंदुस्तान हुआ है। हिंदुस्तान आगे परफॉर्म भी किया वहाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो पीएम मोदी रूस में भारत और रूस के रिश्तों को भी मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश को भी मैसेज है कि इस भरोसे में मत रहना कि हम जो है वो सिर्फ तुम्हारे हिसाब से चलने वाले देश हैं। ऐसा भारत है नहीं। भारत को जो सही लगेगा वो करेगा, और भारत के लिए जो सही लगेगा वो नरेंद्र मोदी करेंगे। पाठशाला में अब अगली क्लास। केजरीवाल का बिग बॉस वाला दाव राहुल के साथ ही गेम कर दिया क्या? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वो तकरार, दिल्ली में क्या बनेगी बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सीटें घटाने वाले वो विलन जिनकी पिक्चर क्लियर हो गई। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बिग बॉस तो देखते होंगे। वो सीरियल नहीं आता बिग बॉस, जिसमें लोग कुछ घर में खेलने जाते हैं, उसका नया सीजन भी चल रहा है। बिग बॉस में साथ दिखते दिखते, साथ खेलते खेलते कौन कब किसको धोखा दे रहा है यही पता नहीं चलता। लेकिन जैसा बिग बॉस में होता है वैसा ही इंडी गठबंधन में भी चल रहा है। इंडी गठबंधन वालों का हाल भी बिग बॉस जैसा हो रखा। वहां एक इंटरनल बिग बॉस चल रहा है, क्योंकि यहां ऊपर से तो सब एक दूसरे के साथ दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को काटते रहते हैं कि कैसे इसको घर से बाहर करें। कैसे केजरीवाल ने बिग बॉस वाला दांव खेला, राहुल गांधी के साथ गेम कर दिया क्या, आज इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और सभी पार्टियां अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर रही हैं और समीक्षा की रिपोर्ट भी आने लगी है। यूपी से लेकर दिल्ली तक और बीजेपी से लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तक सभी अपने अपने प्रदर्शन पर मंथन कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। यूपी के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा कि वहां बीजेपी के साथ किस खेला किया, कौन विलन था। लेकिन पहले दिल्ली का हाल सुनिए जरा। इंडी गठबंधन में कैसे बिग बॉस वाला खेल हो रहा है ये सुनिए जरा। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर इंडी गठबंधन के झंडे तले बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ा। और पंजाब में लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली में बोले नहीं हम साथ हैं, हम दोस्त हैं। नतीजा आया, कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ी, अंडा मिला। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ी, लड्डू मिला। कांग्रेस ने हार की वजहों का पता लगाने के लिए कमेटी बनाई। कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट्स ने अपनी रिपोर्ट कमेटी को दी। रिपोर्ट बड़ी हंगामेदार है, क्योंकि इस रिपोर्ट में इंडी गठबंधन की इंटरनल लड़ाई, डर, इनसिक्योरिटी सब दिख रहा है और इसी वजह से दिल्ली में 7 सीटों पर यह हार गए। इस रिपोर्ट के बाद सवाल यह उठ रहा है
कि क्या दिल्ली में केजरीवाल और राहुल ने एक दूसरे की ही गाड़ी पंचर कर दी? साथ लड़ने के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से डर रहे थे कि हम ये एक दूसरे को ही ना खा जाएं। चुनाव लोकसभा का था, दिमाग में विधानसभा का गणित चल रहा था क्या? आम आदमी पार्टी ने अपना वोट कांग्रेस को जाने से जानबूझकर रोक दिया क्या? कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों ने कांग्रेस हाईकमान को जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप भी कहेंगे कि गजब ही गठबंधन है बॉस। भाई बंगाल में तो ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट लड़ ही रहे थे, वो तो दिख रहा था। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, दिख ही रहा था। दिल्ली में दोस्ती दोस्ती बोल के बताइए, नीचे से जमीन खींच दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि एक दूसरे को ही हरा रहे थे। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन दोनों के अंदर ही अंदर यह डर था कि विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं हम एक दूसरे को ही ना खा जाए, जो अगले कुछ महीनों में दिल्ली में होने वाला है। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। दिल्ली में कांग्रेस अगर एक भी सीट जीत जाती तो विधानसभा में कांग्रेस के चांसेस बढ़ जाते। आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी कि विधानसभा में कांग्रेस को बढ़त मिले। आम आदमी पार्टी को डर था कि वोट कांग्रेस को चला जाता तो फिर वापस ही नहीं आता। ये सारी बातें कांग्रेस के उम्मीदवार कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार खुल के कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने हरवा दिया हमको। उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस के कैंडिडेट उदित राज को सुनिए, फिर आपको कांग्रेस के दो और उम्मीदवार क्या कह रहे हैं वो भी बताऊंगा, और इस रिपोर्ट में कैसे कांग्रेस खुद कह रही है कि केजरीवाल ने बिग बॉस वाला खेला कर दिया वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले उदित राज को सुनिए। आम आदमी पार्टी अपने काउंसलर, अपने एमएलए को अपने क्षेत्रों में लगा दिया था, वो अपने क्षेत्र में थे नहीं। लेकिन लास्ट में एमएलए ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि अगर हाथ पर आम आदमी पार्टी का वोट चढ़ गया तो उतरेगा नहीं, फिर झाड़ू पर जाएगा नहीं। 10 ही महीने में चुनाव है विधानसभा। तो एमएलए ने, जो आम आदमी पार्टी एमएलए ने न पार्टी का ध्यान रखा न इंडिया गठबंधन का। उनकी निजी जो इनसिक्योरिटी थी उसके वजह से उन्होंने वोट नहीं करने दिया कि अगर जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी तो इसके दावा बढ़ जाएगा। अब उदित राज के दावे में कितना दम है नहीं है ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन अगर उनके दावे में दम माने तो क्या केजरीवाल को इस बात की पॉलिटिकल समझ नहीं थी, खड़गे साहब को इस बात की पॉलिटिकल समझ नहीं थी कि भाई एक दूसरे को वोट पड़वाया तो कल को एक ही दूसरे को खा जाएंगे हम? गठबंधन क्यों किया फिर दिल्ली में? और केजरीवाल की पार्टी में विधायक इतने बड़े हो गए कि भाई अपनी मर्जी से केजरीवाल के कहने के बाद भी हरवा दिया। ऐसा हो सकता है क्या कि अपनी मर्जी से हरवा दें और केजरीवाल कुछ भी कहते रह जाएं? उदित राज हालांकि सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के विधायकों पर आरोप लगा रहे। उदित राज के अलावा कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा था और जेपी अग्रवाल चांदनी चौक से उम्मीदवार। इन दोनों ने भी कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम को अपनी रिपोर्ट दी। सूत्रों के हवाले से दोनों ही उम्मीदवारों ने कहा है कि दिल्ली में 3 सीटों पर हार के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने हरवा दिया, कह रहे हैं ये लोग। चुनाव में आम आदमी पार्टी से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को जनता ने नकार दिया। आपके नेताओं के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट दिखे, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता घर बैठ गया। तो बॉस ये तो पहले ना सोचना चाहिए था कि एक वक्त में यही कांग्रेस शराब घोटाला हुआ चिल्लाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और दूसरे दिन मन करेगा तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेगी। तो कार्यकर्ता और वोटर क्या सोचेगा? ये पहले नहीं सोचे। यानी कांग्रेस को जो उम्मीद थी वैसा सपोर्ट आम आदमी पार्टी से नहीं मिला। अगर आम आदमी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्यों चाहेंगे कि दिल्ली में कांग्रेस आगे बढ़े? क्योंकि गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। और सच्चाई यह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो दिल्ली में वोट था वही ज्यादातर खाकर जो है वो इतनी बड़ी हुई। तो वो कांग्रेस को वोट क्यों लौटाएगी कि ले जाओ तुम मेरे घर से ले जाओ, मैं तो तुम्हारा लाया था? ये तो पहले कांग्रेस को सोचना था। ये सब सोचेंगे ही नहीं और 99 सीट आने में तड़ वाला डांस करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के पास कोई सीट ही नहीं। दिल्ली की 7 सीटों पर इंडी गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। किस सीट से कौन लड़ा था और हार का मार्जिन क्या था, जरा वो भी देखिए। दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान लड़े और 1,24,333 वोट से हारे। चांदनी चौक से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल लड़े, 89,325 वोट से हार गए।
पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार लड़े, 93,000 वोट से हार गए। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती लड़े, 78,370 वोट से हार गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के कन्हैया कुमार लड़े और 1,38,000 वोट से हार गए। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उदित राज लड़े और 2,90,000 वोट से हार गए। पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा लड़े और करीब 2 लाख वोट से हारे। यानी सबसे करारी हार उदित राज की ही हुई। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी पूछे कि अच्छा हमने तो कांग्रेस को वोट नहीं ट्रांसफर किया, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, आम आदमी पार्टी क्यों हारी भाई? 7 सीटों पर हार के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बता रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम पर उंगली उठाने वालों की 3 उंगलियां खुद उनकी तरफ उठती हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे को सुनिए, फिर बताऊंगा कि क्या दिल्ली में कुछ कांग्रेस नेता ही नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को जीत मिले और कांग्रेस में भीतरघात हुआ क्या। लेकिन पहले दिलीप पांडे को सुनिए। हम जब किसी और की तरफ एक उंगली करते हैं तो कहा कि 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने की वजह से इतना कहूंगा कि हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। थैंक यू। यानी आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। और कुछ इसी तरह की बात उदित राज भी कह रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस कैंडिडेट रहे उदित राज ने कहा कि कांग्रेस के ही कुछ नेता हैं जो उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, मतलब कांग्रेस में भीतरघात हुआ। अब यही बात हम कह रहे हैं कि 99 सीट पर खुशी के मारे नाचने के बजाय ये सब देखना चाहिए। तो इकोसिस्टम लगा हुआ है कि जय जय जय, गजब गजब, राहुल जी गजब कर दिए। सुनिए उदित राज को, अगर वो सही कह रहे हैं तो दिल्ली में कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है। ये सुनिए, फिर आपको बताऊंगा दिल्ली में केजरीवाल कैसे कांग्रेस की कीमत पर बढ़ते चले गए। आंतरिक रूप से लगातार 2 महीने से मेरे खिलाफ व्यक्तिगत तौर से उत्तर पश्चिम में कुछ लोग हैं जो कि एक डिसिप्लिन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लिख करके दे दिया है, ब्राह्मण विरोधी और जाट विरोधी, अपने ही लोगों ने कैंपेन चलाया सोशल मीडिया, बीजेपी ने नहीं चलाया। और कहा मैं बाहरी हूँ। मैं बार बार कहता ही रह गया कि उनके खिलाफ एक्शन लो तो नहीं लिया गया। एक दूसरी बात है यह है कि अब चुनाव बीतने के बाद उन्हीं के हाथ में फिर से संगठन की कमान आ गई, तो जो चुनाव हराए वही संगठन को बाद में चलाए। दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच सिर्फ फुटअव्वल इसलिए मची है क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल अगर सत्ता में आए और केजरीवाल मजबूत हुए थे तो वो कांग्रेस की कीमत पर हुए थे। क्योंकि आप देखिए 2013 में पहली बार केजरीवाल चुनाव में उतरे और उससे पहले दिल्ली कांग्रेस का गढ़ था। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43 सीटें मिली थी और वोट शेयर करीब 40% था। लेकिन 2013 में केजरीवाल ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली और वोट शेयर घटकर 25% से भी कम हो गया। फिर 2015 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सीटें घटकर 0 हो गई और वोट शेयर 10% से नीचे चला गया। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस को दिल्ली में 0 सीटें आई और वोट शेयर इस बार 5% से नीचे चला गया। यानी आप खुद देखिए कि दिल्ली में केजरीवाल की एंट्री के बाद कांग्रेस का वोट शेयर 40% से घटते घटते 5% पे आ गया और इसका सीधा फायदा केजरीवाल को मिला क्योंकि 2013 के चुनाव में केजरीवाल को करीब 30% वोट मिला, 2015 के चुनाव में यह बढ़कर 54% हुआ और 2020 के चुनाव में 53%। यानी केजरीवाल का वोट बढ़ता गया और कांग्रेस का वोट घटते घटते 5% पे आ गया। अब केजरीवाल किसी भी कीमत पर नहीं चाहते होंगे कि कांग्रेस दिल्ली में मजबूत हो, क्योंकि अगर कांग्रेस दिल्ली में मजबूत हुई तो वो केजरीवाल का नुकसान करेगी। इसलिए कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। लेकिन यह तो पहले कांग्रेस को समझना चाहिए था कि भैया आप क्या गठबंधन कर रहे हो, वो आदमी क्यों देगा आपको आपके अकाउंट, अपने अकाउंट से पैसा निकाल के, जब वो सारा पैसा आपके अकाउंट से लेकर आया है। वोट शेयर की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में आगे बढ़ी है उसकी कीमत कांग्रेस ने चुकाई। लोकसभा चुनाव में दिल्ली का हाल देखने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में अब गठबंधन नहीं करेंगे बॉस। यानी दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है वो भी सुनिए। दिल्ली में 7 लड़े लेकिन नुकसान कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस का वोट शेयर 2019 की तुलना में 3% घट गया, जबकि आम आदमी पार्टी का 6% बढ़ गया। कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी, जो आम आदमी पार्टी हार गई, जबकि कांग्रेस 9 में से 5 सीट जीत गई। यानी हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन का कोई फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ।
दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस अकेले लड़ी और आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बाद भी 13 में से 7 सीट कांग्रेस जीती और सांसदों की संख्या के हिसाब से पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यानी साफ है कि जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी वहां उसको नुकसान हुआ, जहां अकेले लड़ी वहां फायदा हुआ। और यही वजह है कि दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से पल्ला झाड़ लिया कि हटो, दूर रहो, सटो मत। हरियाणा में तो इसी साल चुनाव है और इसके बाद दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है। ऐसे में दोनों जगहों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग ही लड़ेगी। लेकिन अभी हाल में संसद के अंदर राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव को लेकर जो बात कही थी, उससे यह सवाल उठे कि क्या गुजरात के लिए कांग्रेस का कोई गठबंधन हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी को कहा था कि उसे गुजरात में इंडी गठबंधन हराएगा। राहुल गांधी को क्या कहा था, उन्होंने सुनिए एक बार। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। वैसे राहुल गांधी जहां जहां का लिख के लेने बोलते हैं वहां वहां बीजेपी जीत जाती है, तो बीजेपी को लिखा हुआ ले ही लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बनेंगे, बन गए। गुजरात का चुनाव 2027 में होना और इसमें अभी 3 साल है। 3 साल में पिक्चर बहुत बदल सकती है। दिल्ली और हरियाणा में तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन का नुकसान ही हुआ और इसलिए इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन गुजरात को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। इसकी वजह क्या है वो भी सुनिए। 2022 में गुजरात चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली। 2022 में बीजेपी को कुल 156 सीटें मिली थी और बीजेपी का वोट शेयर करीब 53% था, जबकि 2022 में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली, जो 2017 के मुकाबले 60 सीट कम थी और कांग्रेस का वोट शेयर 27% था, जो 2017 के मुकाबले 14% गिर गया। वहीं आम आदमी पार्टी को 2022 में 13% वोट शेयर के साथ 5 सीट पर जीत मिली। यानी कांग्रेस का अपने दम पर गुजरात में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ लेना जरूरी लग रहा है, लेकिन वो लेके भी क्या ही कर लेंगे जब कोई 53% वोट शेयर पे बैठा है। हालांकि अब जो भी हो, राहुल गांधी इसके पहले भी कहते रहे कि गुजरात में हराएंगे, कभी हरा नहीं पाए। तो इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है वो तो आपने देख लिया, एक दूसरे के पैर के नीचे की जमीन खींच रहे हैं। इंडी गठबंधन की तरह बीजेपी में भी अपने प्रदर्शन को लेकर समीक्षा हो रही है, लेकिन फर्क यह है कि जहां इंडी गठबंधन एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहा है, वहीं बीजेपी अपनी गलतियों को पहचान रही है और उन पर काम करने के लिए तैयार है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जैसा प्रदर्शन था, उसकी समीक्षा के लिए कई बैठकें हुई, रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें जो लिखा है वो आपको बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जो 12 वजह गिनाई गई हैं, उनमें बीजेपी नेताओं का संविधान बदलने वाला बयान और विपक्ष का आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव शामिल है। भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने का मुद्दा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भर्ती और आउटसोर्सिंग का मुद्दा, बीजेपी कार्यकर्ताओं में अधिकारियों को लेकर असंतोष की भावना, अधिकारियों का बीजेपी कार्यकर्ताओं से सहयोग न करना। अब यह बड़ी बात है, पार्टी को बड़ा कार्यकर्ता बनाता है, पार्टी को जीत कार्यकर्ता दिलाता है, लेकिन अगर सरकार बन जाए और फिर सब कुछ अधिकारी के हिसाब से चले तो कार्यकर्ता तो निराश होगा ही। बीएलओ के द्वारा बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाया जाना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जल्दबाजी से कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हुआ, थाने और तहसीलों में काम न होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी आई, ठाकुर वोट बैंक का बीजेपी से दूर होना, कुर्मी कुशवाहा शाह के वोट का सहयोग न मिलना, एससी वोट बैंक का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जाना और बीएसपी उम्मीदवारों ने मुस्लिम वोट नहीं काटे, ये कुछ वजह सूत्र कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट में निकल कर आया। तो बीजेपी को कहां नुकसान हुआ ये तो साफ दिख रहा है, सहयोगियों ने नुकसान पहुंचाया हो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन का अलग हाल है और बीजेपी सुधार के मोड में भी है। पाठशाला में अब अगली क्लास, राहुल अखिलेश भी हैरान, सीएम योगी ने यूपी में गजब एक्शन कर दिया। अब आजम खान का कौन सा महल योगी के बुलडोजर ने गिरा डाला, इसका चैप्टर। जो लोग सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी बैकफुट पर आएंगे, ऐसे लोगों को सीएम योगी ने गलत साबित कर दिया। नतीजों के बाद तो सीएम योगी के एक्शन और बढ़ गए और वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ तो बाबा का बुलडोजर टॉप गियर में है और आज आजम खान के महल तक पहुंच गया, तो दूसरी तरफ हाथरस भगदड़ मामले को लेकर भी सीएम योगी ने तगड़ा एक्शन लेकर सबकी बोलती बंद कर दी। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस घटना को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और अपनी जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने घटना को लेकर क्या क्या बताया है, इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा।
लेकिन पहले देखिए एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही सीएम योगी कैसे तुरंत एक्शन में आ गए। हाथरस में मची भगदड़ के लिए लापरवाही बरतने के आरोप में 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें उस सिकंदरा राव के एसडीएम का नाम भी शामिल है। सिकंदरा राव इलाके में ही सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी। एसडीएम के अलावा इलाके के सीओ यानी सर्कल ऑफिसर, थानाध्यक्ष, तहसीलदार और उस इलाके में पड़ने वाली 2 पुलिस चौकियों के प्रभारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अभी तक यह कहा जा रहा था कि प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आप यह देखिए कि जांच की गई, जांच रिपोर्ट आई और जिस जिस की लापरवाही का पता चला रिपोर्ट में, उस पर तुरंत एक्शन लिया सीएम योगी। यानी किसी के कहने पर एक्शन नहीं होगा, पहले जांच होगी और उसमें जिसका दोष दिखेगा उस पर एक्शन होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हाथरस हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने 1 हफ्ते बाद कोई तगड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी हादसे की जानकारी मिलने के बाद से लगातार एक्टिव है। हादसे के तुरंत बाद उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को मौके के लिए रवाना किया था। अगले दिन सीएम योगी खुद हाथरस पहुंच गए और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। हादसे में मारे गए लोगों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया गया था। इसके साथ ही हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट कहा जा रहा है कि सीएम योगी को सौंप दी है। एसआईटी ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 2 जुलाई को भगदड़ मचने के बाद और 3 और 5 जुलाई को घटना वाली जगह का दौरा किया। जांच के दौरान एसआईटी ने 125 लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए लोग, चश्मदीद और दूसरे लोग शामिल हैं। इसके अलावा एसआईटी ने भगदड़ से जुड़े वीडियो और तस्वीरों को भी जांच में शामिल किया। सूत्रों के मुताबिक सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट में एसआईटी ने 9 बड़े निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष यह निकला कि चश्मदीद गवाहों और दूसरे सबूतों के आधार पर हादसे के लिए कार्यक्रम के आयोजक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। दूसरा यह कि अब तक हुई जांच और कार्रवाई के आधार पर हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हादसे की गहराई से जांच की जरूरत है। तीसरा यह कि कार्यक्रम के आयोजक और तहसील स्तर पर पुलिस और प्रशासन दोषी थे। तहसील स्तर तक के अधिकारियों ने लापरवाही की। चौथा यह कि बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किए आयोजन की अनुमति दी गई। सीनियर अधिकारियों को आयोजन के बारे में नहीं बताया गया। पांचवा यह कि स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया। छठा यह कि आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली, अनुमति के लिए लागू शर्तों को पालन नहीं किया और तय लिमिट से ज्यादा लोगों को आयोजन में शामिल किया गया। सातवां निष्कर्ष यह कि आयोजन समिति से जुड़े लोग भगदड़ के दोषी पाए गए हैं। जिन लोगों को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के जोड़ा गया, उनसे अव्यवस्था फैली। आठवां निष्कर्ष, आयोजन समिति के लोगों ने पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया। स्थानीय पुलिस को कार्यक्रम वाली जगह पर निरीक्षण करने से रोकने की कोशिश हुई। और 9वां निष्कर्ष यह कि सत्संग करने वाले यानी भोले बाबा और भीड़ को बिना सुरक्षा इंतजामों के आपस में मिलने की छूट दी गई। भारी भीड़ होने के बावजूद बैरिकेडिंग नहीं की गई। हादसा होने पर आयोजन समिति के लोग घटनास्थल से भाग गए। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट में सत्संग करने वाले बाबा नारायण साकार हरि की भूमिका का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर जिन अफसरों पर गाज गिरी है, उन पर क्या आरोप लगे हैं, यह भी सुनिए। जैसे रविंद्र कुमार एसडीएम सिकंदरा राव, आरोप है कि सत्संग में 80 लोगों की परमिशन दी, 80,000 की, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। मौके पर मौजूद थे ये, लेकिन इतनी भीड़ बढ़ती गई और उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर भी ना खुद कोई कदम उठाया, ना ही सीनियर अफसरों को जानकारी दी। आयोजकों से भी भीड़ को कंट्रोल करने पर कोई बात नहीं। आनंद कुमार सीओ सिकंदरा राव, उन पर आरोप है कि लोकल इंटेलिजेंस ने भीड़ बढ़ने का इनपुट दिया था, फिर भी सिर्फ एक थाने की फोर्स को तैनात किया। आयोजकों से भी भीड़ और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर कोई बात नहीं की। सीनियर अफसरों को जानकारी देकर फोर्स भी नहीं बढ़ाई। सुशील कुमार तहसीलदार, इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर बिल्कुल भी अलर्ट नहीं थे। कार्यक्रम या भीड़ का अंदाजा नहीं लगाया, कार्यक्रम के दौरान एक्टिव नहीं रहे। आशीष कुमार थानाध्यक्ष सिकंदरा राव, इनके थाने के इलाके में इतना बड़ा सत्संग का कार्यक्रम था, लेकिन इन्होंने आयोजकों से बात तक नहीं की। भीड़ कई गुना बढ़ने के बाद भी ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर कोई पहल नहीं की। सीनियर अफसरों को भी देर से जानकारी दी। मनवीर सिंह चौकी इंचार्ज, कचौरा कार्यक्रम में इनकी ड्यूटी लगी थी, लेकिन सिर्फ मूक दर्शक बने रहे, ना आयोजकों से बात की और ना ही सीनियर अफसरों को अलर्ट किया। ब्रिजेश पांडे चौकी इंचार्ज पोरा, कार्यक्रम में ड्यूटी लगी थी, लेकिन एक्टिव भूमिका नहीं निभाई, ना ही आयोजकों से बात की। भीड़ बढ़ती देख कोई अतिरिक्त इंतजाम नहीं किया। यानी एक एक अधिकारी, एक एक व्यक्ति प्रशासन से जुड़ा हुआ जिसकी जिम्मेदारी है, वो नप गया बॉस। एक तरफ एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है, तो दूसरी तरफ सत्संग का आयोजन करने वाले बाबा नारायण साकार हरि के सेवादारों की भी धरपकड़ जारी है। पुलिस अब तक मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर समेत 11 सेवादारों को गिरफ्तार कर चुकी है।
एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वालों को हादसे का जिम्मेदार बताया है और हाथरस में 2 जुलाई को जिस सत्संग में भगदड़ मची उसका आयोजन बाबा के सेवादारों ने ही किया था। एसआईटी ने भले ही घटना के 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा कि हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि सीएम योगी ने यह अंदेशा घटना के अगले ही दिन यानी 3 जुलाई को हाथरस का दौरा करने के बाद हादसे के पीछे साजिश की आशंका जता दी थी। हादसे के बाद सीएम योगी ने क्या कहा था वो भी याद दिलाता हूं, फिर बताऊंगा कैसे सीएम योगी ने ठान लिया कि हाथरस हादसे का सच सामने लाकर रहना। इस प्रकार की घटना तो एक हादसा नहीं होता, अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है। राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। यानी सिर्फ साजिश ही नहीं, सीएम योगी ये भी अंदाजा लगा चुके थे कि हाथरस हादसे का सच सामने लाने के लिए गहराई से जांच करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसका जिक्र एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में किया है। हालांकि सीएम योगी पहले ही हाथरस हादसे की गहराई से जांच का इंतजाम कर चुके हैं। सीएम योगी के निर्देश पर बनाए गए न्यायिक आयोग ने हाथरस हादसे की जांच शुरू भी कर दी है और यह आयोग 2 महीने में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपने वाला है। सूत्रों के मुताबिक न्यायिक आयोग जिन 4 पॉइंट्स पर जांच करेगा उनमें पहला यह है कि कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रशासन की तरफ से दी गई अनुमति और उसकी शर्तों का पालन किया या नहीं किया। दूसरा यह कि यह कोई दुर्घटना है या कोई साजिश या कोई दूसरी कोई सुनियोजित आपराधिक घटना। तीसरा यह कि प्रशासन ने कार्यक्रम के दौरान आई भीड़ को कंट्रोल करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या किया। और चौथा यह कि उन कारणों और परिस्थितियों का भी पता लगाना जिस कारण भगदड़ की स्थिति बनी। यानी एक तरफ सीएम योगी हाथरस हादसे का सच सामने लाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड मोड में काम कर रहा है, दूसरी तरफ इस हादसे में जान गंवाने वालों की मदद के लिए भी योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। हादसे के बाद योगी सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया और अब योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए मदद पहुंचाने का ऐलान किया है, प्लान तैयार किया है। एक मुश्त धनराशि सरकार ने दी वो तो दी ही, इसके अलावा हर ऐसी योजना जिसके तहत मृतक परिवारों को या घायलों को हम लोग सहायता कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो आज समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों को मैंने बुलाया। 19 जिले प्रभावित हैं जहां पे मृतक परिवार हैं। हर घर पे हमारे अधिकारी जाएंगे, जाकर के सूची। इस रिजॉर्ट में हुए अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश दे चुका था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज आजम खान के इस रिजॉर्ट के अवैध हिस्से को ढहा दिया गया, जिसके लिए प्रशासन की टीम 3 बुलडोजर और भारी फोर्स लेकर रिजॉर्ट पहुंची। करीब 4 घंटे तक रिजॉर्ट के अवैध हिस्से को ढहाने का काम चलता रहा। पहले बुलडोजर की मदद से रिजॉर्ट के बाउंड्री वॉल को गिराया गया, इसके बाद रिजॉर्ट के दूसरे अवैध हिस्सों पर भी बुलडोजर चल गया। हालांकि आजम खान के इस रिजॉर्ट की देखरेख करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने नोटिस देने के बाद ना तो सामान हटाने का समय दिया और न ही अवैध हिस्से में किसी तरह की मार्किंग की गई। रिजॉर्ट के केयर टेकर को भी सुनिए, फिर आज आजम खान के इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलने की वजह भी बताऊंगा। हटा रहे हैं, अपना दीवार हटा रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, कार्रवाई करती हमने अपना सामान हटाना शुरू किया है। तो बिल्डिंग वगैरह भी इसके अलावा लेकिन खाली दीवार है, बिल्डिंग भी है, जो अभी उन्होंने नक्शा लगाई नहीं है, निशान लगाई नहीं। आप देख लीजिए कहीं निशान लगाओ, हम लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ से तोड़ना है, कितना तोड़ना है, कोई निशान नहीं है। अब यह भी जान लीजिए कि रामपुर में आजम खान के रिजॉर्ट हमसफर पर कार्रवाई की शुरुआत हुई कैसे। दरअसल 2019 में हमसफर रिजॉर्ट पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की जांच की और यह पता चला कि रिजॉर्ट बनाने के लिए करीब 400 स्क्वायर मीटर जमीन पर अवैध कब्जा हुआ। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। इसमें आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और दोनों बेटों का नाम शामिल किया गया। 22 फरवरी 2021 को कोर्ट ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी कर दिया और इसी आदेश के तहत आज प्रशासन ने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई पर रामपुर के डीएम ने क्या कहा है वो भी सुनिए।
पर ये अवैध कब्जा था और उस पर जो आदेश हुआ था तहसीलदार कोर्ट से 22 फरवरी 2021 को हुआ था बेदखली का। इसके बाद इन लोगों ने जो क्षतिपूर्ति धनराशि है वो भी जमा कराई थी। इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने अवैध कब्जा माना था। 5,32,010 रुपये इन्होंने क्षतिपूर्ति धनराशि भी जमा कराई थी। उसी के तहत जब ये संज्ञान में आया था और जैसा आपको पता है कि हम लोग सरकारी भूमियों से कब्जे हटवा रहे हैं, उसी के तहत आज कार्रवाई की गई है। देश में अभी मॉनसून का ट्रेलर चल रहा है। ट्रेलर इसलिए क्योंकि अभी तो बारिश के लिए जाने वाला सावन का महीना शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन आसमान से ऐसी बादल तोड़ बारिश हो रही है कि पहाड़ दरकने लगे हैं और मैदानी इलाके बाढ़ के पानी में डूबने लगे हैं। आधे हिंदुस्तान का हाल बेहाल है। बारिश और बाढ़ से मची तबाही की एक एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले उत्तराखंड के जोशीमठ से आई ये तस्वीर देखिए। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आकर गिर गया। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिरने लगे। लैंडस्लाइड की यह घटना जोशीमठ के पास चुंगी धार इलाके में हुई। गनीमत यह रही कि लैंडस्लाइड के वक्त हाईवे से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही। हाईवे पर मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया। अब हिमाचल प्रदेश से आई तस्वीर देखिए। शिमला में बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से आसपास बने मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। ऊपर से मुश्किल यह है कि मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक शिमला और आसपास के इलाके में बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया हुआ है। बारिश की वजह से ऐसे ही हालात उत्तर भारत में देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी। कर्नाटक के उडुपी की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और बाढ़ के पानी में एक कार बह गई जिसमें 4 लोग सवार थे। गनीमत रही कि ये सभी लोग कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे। पीलीभीत में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों, दुकानों, गाड़ियों में दाखिल हो चुका है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर या तो जा चुके हैं या फिर मदद का इंतजार कर रहे हैं। इलाके में एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है जो नाव के सहारे फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी है। लगातार बारिश के बाद शारदा नदी उफान पर है और इसका असर कलीनगर और पूरनपुर तहसील में देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम।